इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के बाद दूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। देखो हमारे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन एज पर द 9th क्लास, कि 9th के स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, ठीक है। तो 4 नंबर है, हमें इनसे इवन नंबर क्रिएट करना है। तो इवन नंबर का मतलब क्या हुआ? एन इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर, दैट मींस द इवन नंबर सो अवेलेबल ओवर हियर आर कौन कौन से हैं बताना? 2 and 4। दैट मींस दीज टू मस्ट बी एट द यूनिट प्लेस ऑफ द 4 डिजिट नंबर। मान लिया भाई 4 डिजिट नंबर ये है 3214, ये है ना 4 डिजिट नंबर, राइट? तो ये इवन है या नहीं? इट्स एन इवन नंबर बिकॉज यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है? इवन। तो डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 2। एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 शुड बी रिगार्डेड एज इवन नंबर। अच्छा, अगर ये यूं होता, क्या ये अब इवन है? राइट। तो हमसे पूछा क्या गया है? वी आर सपोज टू क्रिएट ए कलेक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर। ध्यान से सुनना, एक कलेक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करके हमें 4 डिजिट नंबर्स का जो कि इवन नंबर ही हो, राइट, उसके टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है वो निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालना, राइट। अच्छा, एक ये भी तो हो सकता था 1 4 3 2। अब हम ऐसे लिखने बैठेंगे, काउंट करेंगे तो बड़ा टीडियस काम हो जाएगा, राइट। तो देयर आर 2 ways टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ना, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इफ एन event occurs in M way followed by another event which occurs in N way followed by another event which can occur in O way, तो M into N into O, इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग कहते हैं, जो कि 11th क्लास के P&C का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर मैं वहां से नहीं लूंगा। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमें 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, क्या वो विदाउट रिपीटिशन है या विद रिपीटिशन है? लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जो नंबर चूज कर लिया वो कर लिया, उसे दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा है ना। तो हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लेट ई डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ 4 डिजिट even numbers, नहीं? Then probability of E must be equal to number of favorable cases divided by total number of cases, right? Total number of cases 1 2 3 4। 4 डिजिट नंबर के लिए हमें इन्हीं 4 डिजिट्स को यूज करना है या नहीं? लेट अस सपोज दैट आई हैव चोजन 3 एट द, यह है यूनिट प्लेस, ये है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस और ये है 1000th प्लेस। ऐसे ही होगा या नहीं भाई? यहाँ पर 2 किस पे है? यूनिट प्लेस पर। 3 किस पर है? 10th प्लेस पर। 4 किस पे है? 100th प्लेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल 1, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो नंबर है इसे क्या कहेंगे? 2 into 1 2 हो गया। अच्छा, 3 into 10 क्या हो गया? 30। 4 into 100 क्या हो गया? 400। 1 into, ये स्केलेटन हो गया ना, टू क्रिएट द 4 डिजिट नंबर। टोटल कितना आ जाए बताना इसका? द टोटल कम्स आउट टू बी 1432। क्लियर हो गया ना कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेजिग्नेशन यूनिट 10 100 and 1000, राइट? सपोज आउट ऑफ these 4 I have chosen 3 at the unit place। मैंने 3 चूज कर लिया, मैं दोबारा 3 को यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज द 3 अगेन? नहीं कर सकता। फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इनमें से जो बचेगा, राइट। अच्छा, वो मान लिया मैंने, फिर 4 यूज कर लिया, तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है? 2 और 1 की पॉसिबिलिटी है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिपीटिशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास ये 4 नंबर है, यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट रखने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स आर अवेलेबल टू मी टू प्लेस एट द यूनिट? वो कितने हैं? 4। यूनिट प्लेस पे मेरे पास चॉइस कितनी है?
4 चॉइस 1 2 3 4 कोई भी पुट कर सकता हूँ उसमें से, राइट। अब मैंने किसी ना किसी को तो पुट कर दिया होगा ना, अब रह क्या गया, थ्री नंबर्स रह गए ना, नाउ आई हैव 3 चॉइसेस, वे लेफ्ट विद 3 चॉइसेस। तो 10th प्लेस पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, 3 वेज। अब कोई 2 नंबर तो चूज हो चुके हैं, बचे कितने, नंबर ऑफ वेज टू चूज द डिजिट एट द 100 क्या होगा, 100 प्लेस पर मेरे पास चॉइस कितनी रह गई, 2, और 1000 पे क्या है, 1, नहीं, क्लियर हो गया। तो यूनिट प्लेस के ऊपर जो मैं डिजिट चूज करूंगा, क्या वो 10 डिजिट जो 10th पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगी। माय क्वेश्चन इज टू यू, सपोज आई हैव चोजन 3 ओवर हियर, मैंने यहाँ 3 चूज कर दिया, नाउ आई वुड लाइक टू चूज 4 एट दिस प्लेस, डज द चॉइस ऑफ 4 एट दिस प्लेस डिपेंड्स अपॉन 3, दैट मींस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या हो गए ये, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर जो है सारी पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है, उसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी सामने आई, 12 to 24, इज इट क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल है, 20, इसका 24 क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स 24 represents a total of 4 digit numbers using 1 2 3 4 without repetition, नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया ना, दैट मींस आई एम अवेलेबल विद व्हाट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, फेवरेबल केस देखने के लिए। फेवरेबल केस के अंदर मुझे बताओ, अगेन वही बात आ गई, हाउ मेनी चॉइसेस आर अवेलेबल एट द यूनिट प्लेस इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इवन नंबर। एक इवन नंबर क्रिएट करने के लिए यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे पास कितनी चॉइस है, 4। यूनिट प्लेस के ऊपर 2 डिजिट के लिए, यहां देखो ये 2 डिजिट नंबर है ना, तो 2 डिजिट नंबर यहाँ क्यों है, बिकॉज 4 इज अवेलेबल एट द यूनिट प्लेस। हमें इन चारों को यूज करके बनाना है ना, 1 2 3 4 को ही तो यूज करके बनाना है। तो यूनिट प्लेस, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए 4 डिजिट नंबर विच शुड बी इवन इन नेचर, यूनिट प्लेस में मेरे पास कितनी चॉइस है, तो पक्का क्लियर हो गया ना ये, क्योंकि या तो मैं क्या चूज करूंगा, 2 चूज करूंगा या 4 चूज, यानी कि इनमें से कोई एक चूज कर लिया मैंने, राइट। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, 2 या 4 नहीं, जरूरी थोड़ा ना आई कैन चूज 2 और आई कैन चूज 4 एज वेल। तो हम यूनिट के ऊपर 2 और 4 लिखेंगे, और 2 और 4 टोटल नंबर कितने यूनिट प्लेस के लिए अवेलेबल, कितने हैं टोटल नंबर अवेलेबल, 2। अगर मान लिया मैंने 2 चूज कर लिया, राइट, तो अब मैं कोई और चूज कर सकता हूँ उस प्लेस के ऊपर, नहीं, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन। अगर 4 चूज कर लिया तो भी, इज इट क्लियर। तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास टोटल केसेस कितने हैं, 2। टेंस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस अवेलेबल है, टेंस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस अवेलेबल है, 3, राइट, एक्सेलेंट। 100 के लिए और 1000 के लिए 1। तो मेरे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 12। 12 आ गए या नहीं, and hence out of 24 numbers 12 numbers shall be even, right। और की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, now the probability of event is equal to favorable कितने हैं 12 divided by 20, तो आंसर कितना आ गया। और अब 11th में होते आप तो इसका आंसर लिखते 2 इंटू, राइट, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। आंसर देखना वही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चेक करना।
नहीं, मैंने तो कैलकुलेट किया उससे मैच कर रहा है, मैं ये कर 2 into 3 फैक्टोरियल है, तुम्हें फैक्टोरियल पता नहीं, 3 into 2 4 फैक्टोरियल करूंगा, 4 into 3 into 2 into 1, शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया नहीं था, ये 4 into 3 12 आ गया ना, डिवाइड बाय 24 आ गया, वही आंसर है। ये 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर n से। n फैक्टोरियल क्या हो गया, n n minus 1 n minus 2 n minus 3 goes to 1, राइट। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, इसे क्या कहते हैं, उसे फैक्टोरियल का सिंबल। पहले फैक्टोरियल के ऊपर ही कम से कम 50 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा तीसरी चौथी एक्सरसाइज में है, वो भी 11th की एनसीईआरटी के अंदर आज भी है, अवेलेबल है। अच्छा मान लिया, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूं, 1 2 3 4, अगेन यू नीड टू क्रिएट एन इवन नंबर, राइट, विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट, इवन नंबर विद रिप्लेसमेंट, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। आपने 4 चूज कर लिया, आप 4 दोबारा भी चूज कर सकते हो, नहीं विद रिप्लेसमेंट का मतलब यही हुआ, आपने 2 चूज किया तो आप 2 को दोबारा भी चूज कर सकते हैं, क्लियर। मान लिया मैंने 2 चूज किया यूनिट प्लेस के ऊपर, अब बाकी की कितनी डिजिट्स में से मुझे चूज करना है, मैंने मान लिया ये चूज कर लिया था, राइट। अब मुझे बाकी कितने में से चूज करना, 3 में से, 3 में से चूज करना, विद रिप्लेसमेंट है, कितनी में से चूज करना है, 4 से। तो टेंस प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, I can use anyone, that means there are 4 digits available for me to place it at the tens position, right? There are 4 ways, right, to place any one of the digit out of these 4 digits, यानी कि मैं 2 को दोबारा भी तो रख सकता था यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट। अच्छा 100 प्लेस के ऊपर अगेन 4, 1000 प्लेस के ऊपर अगेन 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस विद रिप्लेसमेंट, अरे 1 2 3 4 है ना, एक नंबर ये भी तो हो सकता है, यूनिट पे भी 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 हो सकता है नहीं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट पे भी 4, अब 100 के लिए 10 के लिए भी मेरे पास 4 ही डिजिट्स अवेलेबल है, 100 के लिए भी 4 ही है और 1000 के लिए भी 4 ही है, तो इट इज 4 to power 3 into 2 डिवाइड बाय 4 to power 4 इज आंसर। ये जेई क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया। अन्वेषणा समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है, यस सर। चले आगे अब, स्विच ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 का 5th पार्ट करिए। अभिषेक, आराधना, both are you are absent without information बेटा, धैर्य आप भी क्लास के अंदर नहीं हो आज, तीन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ईच हैविंग 4 ऑप्शंस, इसके साथ भी ए बी सी एंड डी, यहाँ भी ए होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप तो अटेंड करते ही हो स्कूल में। A student takes this test, each having this. What is the probability that the student guesses and
gets exactly 2 correct answers. पहले तो मुझे ये बताओ, पहले क्वेश्चन की भी बात करते हैं, दूसरे की भी और तीसरे की भी। फर्स्ट क्वेश्चन हो चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, सब में चॉइस कितनी है? राइट और आंसर एक करेक्ट है या दो करेक्ट है? मल्टीपल करेक्ट है या एक ही सिंगल करेक्ट है? मल्टीपल, ओनली वन करेक्ट है आउट ऑफ, मतलब एबीसीडी में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। ऐसे ही तो होता है, यू नीड टू टिक द वन ऑप्शन विच में बी करेक्ट और रॉन्ग। लेकिन एबीसीडी में से कोई दो आंसर्स करेक्ट नहीं है, सिर्फ कोई एक ही आंसर करेक्ट है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 है ना टोटल, तो 4 क्वेश्चन है, 1 हो गया। या तो भाई एक ए सही होगा या बी सही होगा या सी या डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर इज 1/4, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रॉन्ग आंसर क्या होगा? 3/4, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो हो गया। मैं यूं भी तो कह सकता था पी सी बार 1 - 1/4, आंसर तो वही आता। इन दोनों का सम करो, आंसर 1 आया या नहीं आया? किसी चीज का होना प्लस ना होना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। डिड यू गेट इट? सो जहां तक सवाल है नेचर ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर, उनकी प्रोबेबिलिटी का, यहाँ भी 1/4 ही है करेक्ट का, यहाँ भी 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है। एक स्टूडेंट है जो इन 3 क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 के आंसर कंफर्मली सही देता है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। पढ़ो इसको। मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस एंड गेट्स एग्जैक्टली 2 करेक्ट आंसर्स, राइट। तो भाई ऐसा हो सकता है ना कि वो क्या करे, पहला आंसर गलत दे दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन। हो सकता है पहला गलत दे दे आंसर, लेकिन दूसरा तीसरा सही देगा। नहीं, हो सकता है कि पहला बिल्कुल ठीक दे, दूसरा भी ठीक दे, तीसरा गलत दे सकता है। गॉट इट? ये भी तो पॉसिबल है कि पहला करेक्ट दे दे, दूसरा गलत दे दे, तीसरा करेक्ट दे दे। यही तो 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, राइट। तो अगर इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी विद 2 करेक्ट आंसर्स क्या होगा? इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 करेक्ट, 1/4 करेक्ट, लेकिन ये रॉन्ग, इंटू 3/4, राइट। समझ आया नहीं है? द प्रोबेबिलिटी, अब एक बात बताओ, एक आंसर जो सही आया, दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। लेकिन यहाँ तो कुछ और है, ये कह रहा है कि 2 करेक्ट है, पहला करेक्ट। द करेक्शन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन हैज समथिंग टू डू विद द फर्स्ट वन। अरे जो दूसरे क्वेश्चन का सही या गलत आंसर देना पहले क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए ना, इसलिए मल्टीप्लाई किए, राइट। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग का क्या होगा? 3/4, ऐसे लिख देते हैं, WCC कर दूं, मल्टीप्लाइड विद 1/4 करेक्ट आंसर, 1/4 करेक्ट आंसर। सेकंड केस क्या है? CCW 1/4 1/4, राइट, मल्टीप्लाइड विद 3/4। और लास्ट क्या है? CWC 1/4 3/4 1/4, राइट। या तो हो सकता है कि उसने दूसरा तीसरा सही दिया हो, या ये हुआ हो या ये हुआ, क्या तीनों एक साथ हो सकते हैं? कैन इट बी पॉसिबल? दैट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना। These 3 cases are mutually exclusive in a sense. If one happens, the other 2 will never happen. और आ गया, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। जब और आता है तो हम क्या करते हैं? सॉल्व कर दो आपका आंसर, ठीक है ना। 3/64, 3/64, 3/64, 9/64,